सबको पता है। यानी कल हम लोग जो कर चुके थे वो, और सबसे पहला टॉपिक था इसमें स्तूपा, है ना, स्तूपा। उसके बाद था चैत्य, और फिर है बिहार, है ना। तो इस तरह से था। ये पहले तीन समझ लेते हैं, स्तूप, चैत्य और बिहार, इनकी बात करेंगे। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा कि स्तूप, चैत्य और बिहार ये तीनों किस संस्कृति या किस धर्म से हैं। ठीक है, किस संस्कृति या किस धर्म से हैं। तो तीनों ये बौद्ध धर्म से हैं। स्तूप क्या है, स्तूप को पहले समझेंगे। स्तूप का मतलब है कि एक ऐसी जगह, यानी स्तूप होता है, हिंदी में कहें तो एक पद चिन्ह या स्थान, या कह सकते हैं एक स्थापत्य, है ना। स्थापत्य है, एक कोई बिल्डिंग है ना, इस तरह से कह सकते हैं। एक कोई बिल्डिंग है, और किससे रिलेटेड है ये, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और इसमें इसमें लॉर्ड बुद्धा और अदर बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व से रिलेटेड सामग्री रखी होती है। हमारी बात समझना कि स्तूप एक स्मारक है, या एक स्थापत्य है, या एक बिल्डिंग है जिसमें जो बुद्धिज्म से संबंधित है, और इसमें लॉर्ड बुद्धा यानी भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की कुछ सामग्री रखी होती है। सबसे पहले स्तूपों का निर्माण कराया था अशोका ने, ठीक है, अशोका ने सबसे पहले स्तूपों का निर्माण कराया, अशोका। और सबसे पहला जो स्तूप है अशोक द्वारा बनाया गया वो था सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है, ये बिहार में है, और ये पहला है जो ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, जो ब्रिक से बना हुआ है। पहला स्तूप है जो ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि स्तूप एक इस तरह से आकृति होती थी, और जिसके अंदर बुद्ध या बोधिसत्व से संबंधित सामग्री रखी होती थी। अभी आता है बोधिसत्व कौन है। जैसे ये टर्म आता है, इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बोधिसत्व कौन है, ठीक है, बोधिसत्व ये कौन है। बोधिसत्व बुद्धिज्म में वो लोग हैं जिनको बुद्ध के समान सम्मान प्राप्त है, या जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध के जैसी ही थी, यानी इन्हें बुद्ध जैसा ही माना जाता है। बुद्ध जैसा क्या मतलब, बुद्ध का पूरा प्रवचन ये लोग देते थे, है ना। तो बोधिसत्व वो लोग जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, और जिन्होंने बौद्ध धर्म बुद्ध के आगे चलाया। अध्यक्ष नहीं कह सकते थे। बुद्ध ने खासकर ये बोला था कि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो बुद्ध का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन बुद्ध के जो फॉलोवर थे, जो शिष्य थे, जो उनके काफी मतलब सब चीजें समझते थे बुद्ध की तरह, काफी ज्ञान था उन लोगों को, उन्हें बोधिसत्व कहा गया, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि बोधिसत्व क्या है और स्तूप क्या है। स्तूप एक स्मारक स्थल है, ठीक है। तो ये हो गया स्तूप। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि अगर पूछेगा कि स्तूप क्या है, तो आप क्या लिखोगे। स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व से संबंधित वस्तुएं रखी जाती थी। और इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि बुद्ध के बारे में लोगों को बताने के लिए, या बुद्ध धर्म की जागरूकता फैलाने के लिए इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और स्तूपों का विकास स्तूपों का निर्माण किसने कराया,
तो सबसे पहले निर्माण कराया अशोक ने, ठीक है, अशोक ने निर्माण कराया। और जो बौद्ध स्तूप है वो दो प्रकार के होते थे, एक तो दो क्या तीन मान लीजिए, एक ईंटों से बनाए जाने वाले, और दूसरा मिट्टी से बनाए जाने वाले, और तीसरे पत्थर से बनाए जाने वाले। तो ये आप इसमें कम से कम 60 वर्ड्स आप लिख ही सकते हैं, 60 वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्तूप। नेक्स्ट बात आती है चैत्य, है ना, चैत्य की बात आती है। देखिए चैत्य अगर की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चैत्य क्या है। इस जैसे ये स्तूप बना है, ठीक है, ये स्तूप है, स्तूप के अंदर एक ऐसी जगह होती थी जहां पर बुद्ध से संबंधित चीजें रखी होती थी, ठीक है। स्तूप के अंदर ही, स्तूप के अंदर एक ऐसी जगह होती थी जहां पर वो वस्तुएं रखी होती थी, जैसे मान लीजिए बोधिसत्व या बुद्ध के बाल हों, या उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई कोई वस्तु हो, ठीक है। तो वो जहां पर रखी जाती थी उसको चैत्य कहते थे, चैत्य, है ना। तो ये क्या है, ये स्तूप के अंदर, ठीक है, स्तूप के अंदर एक पूजा स्थल होता था, ठीक है, ये पूजा स्थल होता था। अकाउंट चलिए ना बच्चे जाना। तो ये इस चैत्य के अंदर ये एक पूजा स्थल होता था। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि चैत्य क्या है, तो चैत्य स्तूप के अंदर ये एक पूजा स्थल है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बिहार की। देखिए बिहार का जो बिहार थे, ये निवास स्थान है, ठीक है, ये रेजिडेंस है, निवास स्थान किसके हैं, बौद्ध भिक्षुओं के, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के, बौद्ध भिक्षुओं के। इसमें बौद्ध भिक्षु वर्षावास करते थे, वर्षावास। वर्षावास कितने माह का होता था, 4 माह का। तो इसको समझ लीजिए कि जो वर्षावास है वो 4 माह का होता था, वर्षावास। तो ये है बिहार। क्या है, बिहार एक निवास स्थान है और ऐसी जगह जहां पर बौद्ध भिक्षु बरसात के समय एक जगह रहते थे, उन स्थानों को बिहार कहा जाता था। और ये जो जहां जब ये रहते थे तो उस ऋतु को कहा वर्षावास, ठीक है। वर्षावास का मतलब 4 माह का समय, जिस समय वर्षा होती थी, जिस समय वर्षा होती थी उस समय, और वो 4 माह की होती थी, ठीक है। तो ये थे, आई थिंक ये तीनों चीजें मैं एक बार में फिर से बता देता हूँ। पहले हमने चीज बताई स्तूपा, है ना, और फिर हमने बताया चैत्या, और फिर बताया बिहार, ठीक है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ लीजिए। स्तूप एक स्मारक स्थल थे जहां पर बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ वस्तुएं या कुछ चिन्ह रखे होते थे। चैत्य उसी के अंदर एक पूजा गृह होता था जहां लोग पूजा करते थे। और बिहार ये वो जगह होती थी जहां बौद्ध भिक्षु वर्षावास के समय निवास करते थे, ठीक है। तो ये है तीनों कॉन्सेप्ट, क्लियर है? यस सर। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक और है महायान। खैर पहले देख लेते हैं महायान, महायान और हीनयान। जैसे जहां तक ये पता ही होगा, ज्यादातर लोगों को पता होता है हीनयान, महायान और हीनयान, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। महायान हीनयान ये दोनों बौद्ध धर्म के संबंधित संप्रदाय। देखिए 1 AD में, ठीक है, 1 AD में
कनिष्क के समय यानी कुषाण डायनेस्टी में, समझिए इसको कि कुषाण डायनेस्टी में, कुषाण वंश में, ठीक है, डायनेस्टी में, कुषाण वंश में, कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में कनिष्क के समय, ठीक है, कनिष्का के समय 4th बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, 4th बुद्ध समिट हुआ था, है ना, बुद्धा समिट, 4th बुद्धा समिट हुआ। और इस 4th बुद्धा समिट में जो बुद्धिज्म है, इसको समझिएगा, जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला था महायान और दूसरा है हीनयान। काफी बातें क्लियर हुई होंगी आपकी। हमने कहा कि 1 एडी में, ठीक है, 1 एडी में कुषाण वंश के समय, कश्मीर में कनिष्क शासक के समय 4थी बौद्ध संगीति होती है, बौद्ध समिट होता है। वहां पर बुद्धिज्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान, ठीक। हीन, अब देख लेते हैं हीनयान महायान में फर्क क्या है। महायान वो लोग हैं जो बुद्ध को भगवान मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनको हम महायान कहते हैं, महायानी लोग, ठीक है। और जो लोग बुद्ध को इंसान मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, जो कोई पूजा पाठ नहीं करते, उनको हीनयान कहा गया। बस सिंपल सही है, ठीक है। तो इसमें महायान में किसको, महायान में बुद्ध को गॉड कहा गया है, ठीक है। यहाँ एक ग्रेट पर्सन कहा गया है, ग्रेट मैन। दोनों में फर्क ये है, शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भगवान कहा गया है, यहाँ पर महापुरुष कहा गया है। तो जो हीनयानी है तो वो लोग हैं जो सिर्फ बुद्ध के द्वारा कही हुई बातों की बात करते हैं, बोलते हैं सारा कुछ छोड़ो, उनका पूजा पाठ छोड़ो, जो उन्होंने टीचिंग्स दी हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उन पर बात करो। ये सब बेकार है, ठीक है, ये सब बेकार है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो अक्सर छूट जाती है लोगों से। स्तूप बनवाए थे अशोक ने, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और अशोक है 200-250 BC में है, एडी तो बहुत बाद की आती है। तो अशोक ने जो विहार बनवाए हैं, अशोक ने स्तूप बनवाए हैं, कि अशोक ने चैत्य बनवाए हैं, इनका पर्पज वर्शिप करना नहीं था। ध्यान दीजिए इस चीज को, इनका पर्पज वर्शिप करना नहीं था। कहीं भी अशोक ने बुद्ध को लेके ये नहीं बोला कि आपको पूजा करना है, जैसे हमने बोला, लेकिन जो पूजा हुई है वो बाद की हुई है। अशोक ने इनका निर्माण करवाया है तो एक स्मारक के तौर पे करवाया है। ध्यान समझ में आ रहा है इस चीज को। हम बात कर रहे हैं 1 एडी में ये डिवीजन हुआ है ना, और अशोक ने इनको बनवाया था। तो उस समय अगर पूजा नहीं होती थी तो क्या था, उसका मेन पर्पस, कभी आप देखना, अगर अशोक का खैर इतना सीरियल वाला ध्यान नहीं रख पाते हैं कि जितना भी है, और मैं आपको चीज और बताऊं कि जो बुद्ध का रूप दिखाया जाता है, जो हम सब जानते हैं, वो ऐसा नहीं था, ठीक है। जो पीले कपड़ा ये सब नहीं है, वो नॉर्मल वैसे ही थे जैसे हम और आप हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो चीज उस समय तक आई ही नहीं थी, पीले कपड़ा पहनना, तिलक लगाना और वो चीवर पहनना, ये सब नहीं था। बुद्ध ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। हाँ ये बात है, कपड़े कम पहनते थे, ज्वेलरी नहीं पहनते थे, और जो ऐशो आराम की जिंदगी थी वो उनकी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है वो नंगे पैर और कुछ कपड़ों कम, मतलब बहुत ज्यादा कम कपड़ों के रहते हो, एक चीवर डाल दिया उससे, ऐसा नहीं था। ये सब बाद की चीजें बहुत मॉडिफाई है धीरे धीरे, सीधे सीधे उनको जोड़ दिया गया हिंदू धर्म के सन्यासी से, ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक। तो ये था
आप समझ में आ गया होगा कि महायान क्या है, हीनयान कहा है। महायान वो लोग हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और भगवान मानते हैं, और ये महायान है। हीनयान वो है जो गुड उसको ग्रेट पर्सन मानते हैं, भगवान उनको, बुद्ध को। ठीक है, तो ये था हीनयान महायान। बताएं कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है वज्रयान और थेरवाद। ठीक है, थेरवाद। थेरवाद, इसको स्थिरवाद भी कहते हैं, स्थिरवाद। ठीक है, इसको स्थिरवाद भी कहते हैं, थेरवाद, स्थिरवाद। अब क्या है, देखिए वज्रयान, ये इसका उदय होता है गुप्त काल में। कब? गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक है, जो वज्रयान संप्रदाय है उसका विकास या उसका विभाजन, फिर एक और डिवीजन होता है, वज्रयान और स्थिरवाद, और एक इनका भी विकास होता है गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी समय, गुप्ता वंश के समय। दोनों में फर्क क्या है ये समझिएगा। ये वज्रयान और थेरवाद, ये दोनों का एरिया है कौन सा? बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश, सिक्किम, ठीक है, और नेपाल। तो ये इनका एरिया है ना। बंगाल, बांग्लादेश, सिक्किम और नेपाल, ये वहीं पर है गुप्त काल के समय। देखिए जो वज्रयानी लोग हैं, ये लोग मांस, मदिरा, तंत्र मंत्र करते हैं, और स्थिरवादी लोग हैं, ये लोग बुद्ध की अवतारवाद मानकर पूजा करते हैं। यानी जो स्थिरवादी लोग हैं उनका कहना है कि बुद्ध भगवान है। ठीक है, मगर ये वज्रयानी लोग कहते हैं कि वो भगवान जरूर हैं, लेकिन वो मांस, मदिरा, तंत्र मंत्र कहते हैं। यानी जो इनमें तंत्र मंत्र का प्रवेश हुआ है वो वज्रयानियों से हुआ है। ठीक है, वज्रयानियों। एक चीज ध्यान रखना है, एक हर रिलीजन में, हर सेक्ट में एक ऐसा क्लास होता है जो एक ब्लैक मैजिक को फॉलो करता है ना। जैसे हिंदू धर्म में एक है अघोरी, अघोरी नाम सुना होगा, अघोरी बाबा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो बस इतना समझ लेना कि वज्रयान और थेरवाद और स्थिरवाद, ये दोनों ही बुद्धिज्म की शाखाएं हैं। और स्थिरवाद, थेरवाद भगवान को, यानी बुद्ध को बुद्ध मानते हैं, भगवान मानते हैं, और ये तंत्र मंत्र को नहीं मानते हैं। ये वो लोग हैं जो तंत्र मंत्र, मांस, मदिरा सब मानते हैं, जादू टोना। ठीक है, तो ये वज्रयानी लोग हैं, और ये खासकर नेपाल में, सिक्किम में, यानी जो नॉर्दर्न वाला बॉर्डर है वहां पर है ये, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक, वज्रयानी स्थिरवाद। बताएं कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो स्थिरवाद या थेरवाद से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे थेरवादियों का मानना है, थेरवादी या स्थिरवादी एक ही बात है। इन लोगों का मानना है कि बुद्ध दोबारा से आएंगे, जन्म लेंगे, और वो मैत्रेय के रूप में आएंगे, है ना, मैत्रेय। तो मैत्रेय वर्ड लिख लीजिए, मैत्रेय, है ना, जो मैत्रेय हैं ये, मैत्रेय। तो बुद्ध का जो नया अवतार होगा वो मैत्रेय के रूप में होगा।
ये कई बार क्वेश्चन बना है स्टेट वगैरह में, है ना, मैत्रेय रूप में। अच्छा, भगवान बुद्ध की पुरानी कहानियों को क्या कहा जाता है, बता सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जातक, है ना, जातका या जातक। जातक, जातक क्या है? जातक स्टोरीज हैं, है ना, कहानियां हैं। किसकी हैं? बुद्ध की हैं, है ना, बुद्धा की हैं। ये प्रीवियस बर्थ के बारे में है। प्रीवियस बर्थ यानी जो उनके पूर्व जन्म थे उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो पुराने, यानी अगर हम अपने पूर्व जन्म की कहानियों की बात करें, यानी हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले क्या थे, उससे पहले क्या थे, तो यानी उन्होंने कहा ये बुद्ध की 84,000 जन्म की कहानियां हैं। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना भी होगा, इंसान को 84,000 बार एक रूप में जन्म लेना पड़ता है। सुना होगा आपने, 84,000 बार। मतलब इंसान है तो 84,000 बार होगा, कुत्ता है तो 84,000 बार होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, मानना है। तो यस सर। बुद्ध को 84,000 जन्मों की बातें याद थी, ऐसा ये कहते हैं। तो खैर वो दो बातें हमें समझना है कि जातक क्या है। तो जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ये तो सिंपल लिटरली मीनिंग हो गया इसका। अब इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग ये है कि बुद्धिज्म रिवर्थ को एक्सेप्ट करता है। मतलब बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है, यानी वो आत्मा को नहीं मानता है। बात समझिएगा यहाँ पे, वो आत्मा को नहीं मानता है, वो आत्मा पे बात ही नहीं करता है, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानता है। जातक कथा को कहने का मतलब यही तो है। वो स्वर्ग की बात नहीं करता है, मोक्ष की बात नहीं करता है। वो कुछ बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज समझना है कि ये चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में परेशान करेंगी। यानी ये मोक्ष की बात नहीं करते, ये मोक्ष की बात पर साइलेंट है। ये लोग आत्मा की बात नहीं करते, आत्मा की बात पे साइलेंट है, ठीक है। लेकिन ये रिवर्थ की बात करते हैं, है ना, रिवर्थ की बात करते हैं, यानी ये पुनर्जन्म की बात करते हैं। बोलते हैं पुनर्जन्म होता है, ठीक। तो ये है पुनर्जन्म होता है। तो मोक्ष की बात नहीं करते हैं, आत्मा की बात नहीं करते हैं, और बोलते ही नहीं है कुछ, मतलब कुछ नहीं कहते ये। तो ये था आपका बौद्ध धर्म से संबंध। अच्छा, बौद्ध संगीतियां लिख ली है कि नहीं? अभी लिख लीजिए बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीति जो है वो 5 हुई है, बौद्ध समिट, सॉरी 4, है ना। जो बौद्ध समिट हुए हैं वो 4 हुए हैं। एक बार ये भी लिख लीजिए, 4 सबमिट हुए हैं बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां। तो 4 हुई हैं। चारों के बारे में सिर्फ हमें ये जानना है कि कहां पर हुई हैं और किसने करवाई हैं और अध्यक्ष कौन है। चारों के बारे में क्या जानना है कि कहां पर हुई है, पहली कहां पर हुई है, दूसरी कहां पर हुई है, तीसरी और चौथी कहां पर हुई है। तो पहला तो हमें लोकेशन जानना है, दूसरा उस समय राजा कौन है ये जानना है, और उस संगीति के अध्यक्ष कौन है ये जानना है, ठीक है। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लीजिए, फर्स्ट कहां पर हुई है, पहली संगीति, ठीक है। पहली संगीति हुई है राजगृह में, राजगीर, ठीक है। पहली संगीति राजगीर में हुई है, ठीक। और किसके समय में हुई है? अजात शत्रु के समय में हुई है, अजात शत्रु के समय हुई है। और चलिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली संगीति लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट हुई है राजगीर में, ठीक है। राजगीर किसके समय में हुई है? अजात शत्रु,
अजातशत्रु, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहली संगीति राजगीर में हुई है और इसके जो शासक हैं वो हैं अजातशत्रु और अध्यक्ष हैं महाकश्यप, ठीक है। तो ये क्रम है, ये स्थान है ना, और ये राजा है और ये अध्यक्ष है, ठीक है। इस तरह से समझना है। और दूसरी देखते हैं सेकंड। सेकंड कहां पे हुई है ना? सेकंड वैशाली में हुई है, वैशाली में काला शोक के समय, काला शोक, ठीक है, काला शोक। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है शबाक मीर, शबाक मीर। ये कभी मिलाने को दे सकता है प्रीलिम्स में आपको, मिलाने के लिए, ठीक है, शबाक मीर। और थर्ड हुई है, वो हुई है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना में, और अशोक के समय हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अशोक के समय, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हैं मोगाली, मोगाली पुत्र और तिस, ठीक है। मोगाली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष है। इसी समय क्या हुआ था? अब इसी समय अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसी संगीति में इंट्रोड्यूस किया गया था अभिधम्म पिटक। अब चौथी बौद्ध संगीति जो है, फोर्थ है, वो हुई है कुंदन वन में, कुंदन वन यानी कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में हुई है। किसके समय हुई है? कनिष्क के समय। राजा कनिष्क हैं, राजा कनिष्क हैं। और अध्यक्ष कौन है? अश्वघोष, अश्वघोष इसके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर यह हुआ कि बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, एक तो महायानी और दूसरा थे हीनयानी। तो ये दोनों चारों संगीतियां थी। इनमें से कोई कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, वैसे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। और ये मिलाने को कभी न कभी दे सकता है। आप पहली याद रखना है अजातशत्रु है, तीसरी याद रखना है अशोक है, और चौथी तो अपने आप याद हो ही जाएगी। बस दूसरी की बात है काला शोक। तो ये है, तीसरी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा आपका। तो अशोक के समय हुई है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये थी आपकी जैन धर्म बौद्ध धर्म की बातें। और बाकी कुछ आप बताएं। अच्छा, आपका टॉपिक जो देखिए एंशिएंट में जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। स्टोन एज यानी पाषाण काल, और दूसरा है सिंधु सभ्यता काल, सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन, और तीसरा है वैदिक काल, और पांचवा है महाजनपद, और छठा है जैन और बौद्ध धर्म, और फिर है इसमें मगध साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य। और उसके बाद है, अच्छा साम्राज्य ऐसे लिखा जाएगा ना, साम्राज्य, हाँ साम्राज्य। और उसके बाद है मगध एम्पायर और महाजनपद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक टॉपिक कौन, ये भी हो गया आपका, ये भी है, ये भी हो गया। क्या मगध साम्राज्य में कुछ हुआ है अभी? नहीं सर, नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, मगध एम्पायर की बात करेंगे, ठीक। मगध एम्पायर,
सर हाँ, सर जैसे महायान या हीनयान के ऊपर 60 शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे तो सर क्या लिखेंगे? और उसमें 60 सब। स्टेट में भी आता है सर। जी तो देखो इसमें पहले तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे हीनयान के बारे में लिखा है, हीनयान के बारे में लिखना पड़े तो सिर्फ ये लिखना है कि है क्या ये। तो एक ये संप्रदाय है बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। फिर उसमें लिखना है कि इसका विभाजन कब हुआ, इसका विकास कब हुआ। तो विकास के बारे में आपको चौथी बौद्ध संगीति पूरी बतानी पड़ेगी, है ना। कुछ कनिष्क का भी जिक्र करना पड़ेगा, तो कम से कम 2530 शब्द ये हो जाएंगे। कनिष्क की बात करेंगे, अश्वघोष की बात करेंगे, दूसरे चौथी बौद्ध संगीति की बात करेंगे, तो 20-30 वर्ड ये हो गए। फिर आप फिर बताएंगे कि हीनयान और महायान क्या है, मतलब ये क्यों है। तो फिर ये भी आती है कि इनका जो विकास हुआ कैसे, कारण क्या था। तो कारण ये था कि बहुत बहुत से ऐसे संप्रदाय थे वैदिक धर्म में जो मूर्ति पूजा की तरफ कर रहे थे। तो ये चीज बुद्ध ने भी शुरू में महसूस की थी कि जिस तरह से पूजा पद्धति ये सब है हिंदू धर्म में, वैसे बौद्ध धर्म में होनी चाहिए। तो कुछ लोग इस पक्ष में थे कि हमें थोड़ा मतलब ऐसा दिखाना चाहिए जो कुछ दिखे, है ना, चमत्कार टाइप का, कि बुद्ध ऐसा कर देंगे। बुद्ध की बातों को मानो या ना मानो, अगर बुद्ध की आप पूजा करते हैं, आप बुद्ध की उपासना करते हैं, बुद्ध पे फूल चढ़ाते हैं, बुद्ध पे व्रत रखते हैं, तो आपकी मनोकामना स्वयं से पूरी हो जाएगी। तो एक समाज या एक वर्ग ये भी था ऐसा सोचने वाला, तो उसने इस धारणा को जन्म दिया। तो 60 शब्द आराम से हो जाएंगे, बस ये देखना है कारण क्या था उदय होने का, है ना। और जब से पूजा शुरू हुई वहीं से इसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि किसी भी रिलीजन में, ये मैंने शायद कभी आपको बताया होगा, कभी भी ना महावीर ने ना बुद्ध ने, कोई भी महान व्यक्ति हुआ है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि हमारी अब पूजा करो, किसी ने भी नहीं कहा। और किसी ने ये नहीं कहा कि कोई हमारी मूर्ति बनाए, मंदिर बनाए, किसी ने। यहाँ तक कि गांधी जी तो लिख कर गए हैं, गांधी जी तो लिख कर गए ये चीज। तो पूजा पद्धति या जो संस्कार या धार्मिक स्थल न बनाने का कारण यही था कि वो लोग चाहते थे कि इंसान कमजोर ना हो जाए। और पूजा, भगवान इंसान को कमजोर करता है। आज ही देख लो, है ना, लोग अपना काम धाम छोड़ के सब मंदिर के चक्कर काटना है लेके दूध में लोटा, है ना। तो हम इंसान काम न करके किसी की एक सुपर पावर का होने का इंतजार करते हैं, यही चीज है ना। आज कई लोगों को आपने देखा होगा, गए होंगे और काफी काफी दूर चले जाते हैं लोग। एक इंसान जिसको अपना काम करना चाहिए, वो फिर अपना जो काम छोड़ के उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये चीज हो जाएगी। बाय द वे, लकली अगर 50 लोग कर रहे हैं और 50 लोगों में 5 लोग का काम हो गया, तो बोला बाकी पापी लोग थे, नहीं हुआ। ये 5 थे जिन लोगों ने दिल से किया। अरे 50 में 5 का काम तो वैसे भी हो सकता है, हो सकता है 10 का हो जाए, हो सकता है 50 का भी हो जाए कभी। तो ये सारी चीजें होती हैं। और कभी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में, ऐसा क्या रीजन था कि इस्लाम में अलाउ नहीं किया गया था। इस्लाम में मस्जिद भी अलाउ नहीं है ना। इस्लाम में मस्जिद मजार कुछ भी अलाउ नहीं है। तो कुछ भी आप सिंबल बनाते हो तो वो कमजोर करता है, सिंबल बनाते हो वो कमजोर करता है। कहते हैं कि श्रद्धा इंसान को कमजोर कर देती है ना। जब तक आप इंसान के ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है तब तक वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता है। जैसे ही बड़े का हाथ ऊपर से हटता है वो जिम्मेदारी समझने लगता है, अपना कर्म करने लगता है, तो उसका जो भक्ति वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये है, क्योंकि ये आप पूजा पद्धति को मना करते हैं तो क्यों करते हैं इसका रीजन बताना पड़ेगा, जेन्युइन रीजन, है ना, जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा।
और ये एक मथुरा के बाप वो हैं, ठाकुर करके कोई था, तो एक बार वीडियो देख रहा था, किसी लड़की को पकड़ लिया, बोला कि यही शिव जी की बात को लेके बात हो रही थी, तो लड़की बोली कि बाबा जी ठाकुर दास करके कोई है, ठीक है, जो पहले कुछ दिन पार्टी में राजनीति में आने की काफी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने ठाकुर दास जी ने उनको घुमा दिया, वो लड़की को पूरा घुमा दिया गोल गोल करके, वो लड़की चुपचाप बैठ गई। तो अगर वो यहाँ से लेकर चलती लड़की, इस्लाम से लेकर, बुद्ध से लेकर, महावीर से लेकर, क्या महावीर बुद्ध ये सब बेवकूफ थे? इन्होंने कभी नहीं बोला पूजा करना है ना, ऐसा तो कभी नहीं बोला। इन्होंने बोला है, उसको आपको प्रूफ करना है क्यों बोला है, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, बताएं और कोई डाउट? नो सर। अब देखिए मगध क्या है। मगध एक महाजनपद है। मगध एक महाजनपद है। महाजनपद है। मगध एक महाजनपद है, यानी 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध भी एक महाजनपद है। ठीक है, 16 महाजनपद है। महाजनपदों से मैंने बताया होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ ये आएगा कि महाजनपद कौन सा कहां पर है। एक तो लोकेशन से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा राजधानी से क्वेश्चन बनेगा, कैपिटल से। जैसे मान लीजिए अंग की राजधानी क्या है, कुरु की राजधानी क्या है ना, और उज्जैन की राजधानी, जितने भी महाजनपद हैं। तो ठीक है, मगध एम्पायर, मगध एक साम्राज्य है, बना है। इससे पहले वो मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद क्या है? इस महाजनपद ने कई छोटे छोटे एरिया, देखिए क्या होता है, जैसे ये जो मगध महाजनपद है वो यहाँ पर है। ठीक है, मगध महाजनपद बिहार में है। ठीक है, और बिहार में, बिहार के आसपास के कई छोटे महाजनपद हैं। तो महाजनपद मगध ने छोटे छोटे महाजनपदों को अपने कंट्रोल में कर लिया, यूं कहे कि उन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो छोटे छोटे कई सारे ऐसे महाजनपद थे जिन्होंने आपस में मगध ने इन राज्यों के आपस में मिला लिया, राज्यों का आपस में मिला लिया और खुद को मगध एम्पायर अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, तो मगध महाजनपद से मगध साम्राज्य कैसे बना, है ना, तो मगध महाजनपद से मगध साम्राज्य कैसे बना, उसका समझ में आ रहा है आपको कि मगध महाजनपद ने छोटे छोटे आसपास के एरियाज को अपना कंट्रोल किया, उनको जीता, और फिर वो महाजनपद से एम्पायर बन गया। देखो क्या होता था, साम्राज्य जो शब्द है वो एक लोकल एरिया शब्द है। तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि महाजनपद के मगध साम्राज्य के उदय के कारण, ठीक है, कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट मगध एम्पायर। मेरी बात समझ रहे हैं कि मगध एम्पायर के डेवलप होने के क्या कारण थे? तो लिख लीजिए कौन कौन से ऐसे कारण थे जो मगध महाजनपद को विकसित होने में सहयोग किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कौन से ऐसे कारण थे जिससे मगध महाजनपद मगध साम्राज्य बना। तो पहला कारण लिखिए इसमें कि यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग। ठीक है, पहला है इसमें यूज ऑफ आयरन। ठीक है, यूज ऑफ आयरन, पहला बात कि इस समय लोहे के प्रयोग की वजह, लोहे का यूज भी एक कारण है, क्योंकि लोहे के आने से ये लोग जंगलों को ज्यादा साफ करने लगे। इससे क्या हुआ, उन्हें रहने के लिए और उनका एग्रीकल्चर एरिया विस्तार हुआ, तो रहने के लिए जगह भी मिली और एग्रीकल्चर एरिया भी विस्तार हुआ, और साथ में लोहे से जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा हुई। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि लोहे से कृषि, अब देखो हल, लोहे से
कैसे मिट्टी की खुदाई करनी होती, सपोज करो तो लकड़ी से या कांसे से या तांबे से कोई कैसे खुदाई करता है कृषि करने के लिए। मान लीजिए अगर खेत में खुदाई करनी है तो वो तांबा से तो करेगा नहीं, तांबा था इस समय, कांसा था, लकड़ी थी और पत्थर था। तो लोहे के आने से कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, लोहे के आने से वनों को ज्यादा साफ किया गया, लोहे के आने से जो जंगली जानवर जिनसे खतरा रहता था उनसे खतरा दूर हुआ, लोहे के आने से एक सुदृढ़ सेना का विकास हुआ, है ना। तीर, भाले, तलवार, ये जो औजार हैं वो ज्यादा विकसित हुए। ठीक है, तो लोहे के प्रयोग में बहुत सारी वस्तुएं लिख सकते हो आप, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। जंगलों को साफ करना, मिट्टी की खुदाई करना, और जानवरों से सुरक्षा, कृषि क्षेत्र का विकास, है ना, औजारों अस्त्र शस्त्रों का विकास, तो ये सारी चीजें आयरन के आने से हुई। उसके बाद था कि फर्टाइल सॉइल ऑफ द रीजन, यानी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का होना। ठीक है, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, तो ये भी था उपजाऊ मिट्टी का होना। नेक्स्ट पॉइंट था उसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल, ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी कैसे था कि जो पाटलिपुत्र है, कभी आप उधर जाओगे देखना, जो बिहार, पटना, नालंदा वाला एरिया है वो काफी पहाड़ों से घिरा हुआ है ना। तो जो तो मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का जो रीजन है वो कई पहाड़ों से घिरा हुआ है ना। तो भूगोल, उसके बाद है नदियां, रिवर्स, तो ये भी है। और सबसे बड़ा जो रोल है इनका वो है धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी महावीर और बुद्ध। ठीक है, महावीर और बुद्ध, क्योंकि जो चीजें महावीर और बुद्ध को मगध को पूरा समर्थन मिला, यानी बुद्ध का तो पूरा समर्थन मिला मगध एम्पायर को। मगध बुद्ध का सहयोग मिलने का था कि बुद्ध की वजह से लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करना छोड़ दिया, यानी लोगों ने भेदभाव करना छोड़ दिया। बुद्ध की वजह से या महावीर की वजह से लोगों ने यज्ञ करना कम कर दिया, धार्मिक क्रियाएं कम कर दी, काम करने लगे। ठीक है, तो जातिवाद भी कम हुआ, क्षेत्रवाद भी कम हुआ, वर्ण व्यवस्था भी कमजोर हुई, और वो लोग सांस्कृतिक या धार्मिक क्रियाओं की बजाय आर्थिक क्रियाएं करने लग गए। तो महावीर और बुद्ध का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। और बुद्ध तो पाटलिपुत्र में कई कई दिन रहे हैं, मतलब काफी समय तक रहे। जो मगध का प्रसेनजीत है या जो अजातशत्रु है वो उनका अनुयायी है, अजातशत्रु है, बिंबिसार हैं, ये सब उनके फॉलोअर हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उनका एडवाइस मिला और उनका साथ मिला, और जिससे वो एक वेलफेयर के रास्ते पे चल सके। ये हम कई बार बोलते हैं कि अगर बुद्ध नहीं होते तो अशोक नहीं होता, कई बार बात आती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी समझदार व्यक्ति का या किसी अच्छे इंसान की अगर हमें सलाह मिल जाए, हमें उसका आशीर्वाद मिल जाए, हमें उसकी कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, तो लाइफ बदल सकती है। तो वही चीजें यहाँ पर थी कि जितने भी संप्रदाय हुए, चाहे वो आजीवक हों, चाहे वो चारवाक हों, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, कोई भी रहे हो, तो सभी ने उनको सहयोग किया। ठीक है, तो है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन लिख सकते हैं या फिर महावीर और बुद्ध सहयोग लिख सकते हैं। तो कितने कितने कारण है इसमें, यूज ऑफ आयरन, और ये है फर्टिलिटी सॉइल, उपजाऊ मिट्टी, उसके बाद है यहाँ पे ज्योग्राफी, फिर है नदियां, फिर है धार्मिक आंदोलन। तो ये सारे कारण थे जिसने मगध महाजनपद को मगध साम्राज्य बना दिया। ठीक है, मगध साम्राज्य बना दिया। तो ये है। अब देखिए मगध साम्राज्य की बात करते हैं। मगध साम्राज्य पर 4 एम्पायर जो हुए, जो मुख्य हुए,
मगध साम्राज्य पर एम्पायर कौन कौन से, मगध एम्पायर पर कौन कौन से एम्पायर हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला एम्पायर है इसमें नंदा डायनेस्टी, ठीक है, नंद वंश, नंदा डायनेस्टी यानी नंद वंश, नंदा डायनेस्टी या नंद वंश, ठीक है, सॉरी नंद वंश नहीं, हर्यक वंश है, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक, हर्यंका वंश, ठीक है, तो हर्यक वंश है पहला। और दूसरा है नंदा डायनेस्टी, नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। और तीसरा है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। ध्यान रखना मौर्य साम्राज्य नहीं है कोई, मौर्य वंश है। मौर्य वंश के बाद यहाँ पर सबसे पावरफुल आता है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता भी एम्पायर नहीं है, ध्यान रखना, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। देखो साम्राज्य तो एरिया होता है और ये तो लोग हैं, इनको हम वंश कहते हैं, कहेंगे, न कि गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो ये है, अगर आपसे पूछेगा मगध साम्राज्य पर पहला वंश कौन है, तो है वो हर्यक वंश, दूसरा है नंदा वंश, फिर है मौर्य वंश, फिर है गुप्त वंश। तो ये मुख्य है। कभी हो सकता है क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ ले पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ठीक है। तो हम लोग कल से ही इसको शुरू करेंगे, हर्यक वंश को, ठीक है। कल के लिए हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग हर्यक वंश करेंगे, हर्यक वंश, ठीक है, यानी हर्यक डायनेस्टी, है ना, हर्यंका डायनेस्टी। तो हम इसको कल से ही शुरू करेंगे। इसमें 4 राजा हुए हैं, एक बार बता देते हैं। पहला हुआ है उदयन, है ना, दूसरे हुए हैं बिंबिसार, और तीसरे राजा हुए हैं अजातशत्रु, ठीक है। तो 3 राजा हुए इसमें, इन्हीं की हम लोग बात करेंगे। उदयन हुए हैं, बिंबिसार हुए हैं और अजातशत्रु हुए हैं। इनमें से अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ही बुद्ध के फॉलोवर हैं, बुद्ध के अनुयायी, ठीक है, दोनों ही बुद्ध के फॉलोवर हैं। तो कल हम लोग यहीं से शुरू कर देंगे कि आज 2-3 मिनट का टाइम बचा हुआ है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो यही है, हाँ, कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल है। बताएं कोई डाउट हो तो मित्रजन। नो सर। तो हम लोग कल मिलते हैं, सीधे सीधे मगध को शुरू कर देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे उदयन से। ओके सर।